नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज 69,000 शिक्षक भर्ती के साथ एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित, कुछ विशेष प्रकरण, कुछ विशेष अपडेट और एक विशेष चर्चा और परिचर्चा के साथ। तो फटाफट जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कौन प्रश्न कितना मजबूत, किन प्रश्नों के प्रूफ तगड़ा, किस पर मिल सकता है नंबर, माननीय सरकार द्वारा लगाए गए काउंटर के साथ करेंगे विस्तृत चर्चा। आपका समय आज ज़्यादा जरूर लेंगे, लेकिन यकीन मानिए आपको उन प्रश्नों से रूबरू करा दूंगा जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिसको लेकर के आप थोड़ा डाउट और संशय में बने हैं, और प्रूफ्स कहाँ से पिकअप किए जाएंगे, कहाँ से उठाए जाएंगे, ये भी हम आपको कुछ ना कुछ दिशा निर्देश जरूर देंगे। तो जुड़ जाएंगे जितने भी प्रदेश के साथी हैं। तो शुरू करते हैं हम क्रमवार। आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न का शेड्यूल दिख रहा होगा, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के ऐसे प्रश्न रहे हैं जो शुरू से विवादित रहे हैं, जिन पे हमेशा संशय बना था। चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 1 से, नाथ संप्रदाय के प्रश्न से। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं इस प्रश्न के माननीय सरकार के काउंटर के और प्रश्न के फॉर्मेट की। तो प्रश्न में पूछा गया, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो देखा जाए तो गोरखनाथ, आप सब ने इसको सही भी टिक लगाया है, कुछ साथियों ने मत्स्यनाथ लगाया है। और देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ये निकल के आता है कि कक्षा 6 की एक बुक है, ठीक है, उसमें महान व्यक्तित्व चलता है, आपको पता होगा। उस बुक में नाथ संप्रदाय का जिक्र है। टीजीटी का प्रश्न आया था, हिंदी का पेपर था, वहाँ जिक्र है। तीसरी बात, अभी जल्द में जो एक आप लोगों के ग्रुप में और इसी चैनल का माध्यम से हमने आपको बताया था, उसमें भी आपने देखा होगा, सेम प्रश्न को उठा के रखा गया है, वहाँ आंसर माना गया है नाथ संप्रदाय। तो ये प्रश्न होता है सॉलिड, और इसके और मजबूत होने का कारण होता है, जिस पे मैं बात करूंगा माननीय सरकार के काउंटर का। तो माननीय सरकार द्वारा दोस्त काउंटर में ये रखा गया कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक की बात वो कर दी है, वहाँ जिक्र इनको जो है संप्रदाय जो है नाथ पंथ के नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो गोरखनाथ, लेकिन वो संस्थापक वहाँ चर्चा कर रहे हैं। जबकि आपने ऑलरेडी पूछा है आप प्रवर्तक बताइए, लेकिन आप काउंटर में जिक्र करते हैं संस्थापक की। यहाँ से वीक पॉइंट होगा माननीय सरकार का, जिसका जवाब सिंगल बेंच में दिया जा चुका है। बात समझ गए? पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करता हूँ, प्रति व्यक्ति आय। इसके अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो क्लास 12th की बुक है ज्योग्राफी की, वहाँ आपको मिलेगी। पीसीएस के बड़े बड़े राइटरों की जो बुक्स है वहाँ आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से इसके प्रूफ। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ माननीय सरकार की बात, तो माननीय सरकार ये कहती है कि तेंदुलकर समिति बनाई गई 2009 और 2010 में, और उसके अनुसार इन्होंने कहा प्रति व्यक्ति व्यय की बात उन्होंने की वहाँ पे। उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया, अपना काउंटर लगाया। किसके हिसाब से? तेंदुलकर समिति के हिसाब से। जो समिति कब बनती है? 2009 और 2010 में। लेकिन उसके बाद एक समिति आती है रंगराजन समिति, जो आती है 2013 में, और वो ये कहती है प्रति व्यक्ति आय। तो अब आप अपना थोड़ा तर्क शक्ति लगाइए कि 2009 की बात ज़्यादा प्रभावी कि 2013 की बात है। तो फंसा कौन? माननीय सरकार। आप 2009 की बात करते हैं, हम 2013 की रंगराजन समिति लाते हैं। इसके अलावा आरटीआई प्रति व्यक्ति व्यय मांगती है। एक प्रश्न के 3 उत्तर आप सही मानवाएंगे, आप किसे सही ठहराएंगे, किसे गलत सही करेंगे, ये माननीय न्यायालय के समक्ष भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा कि वो इस पे क्या चीज़ें बताएंगे। 2 प्रश्न हमें लगता है मैं आपको संतुष्ट कर पाया हूँ। पॉइंट नंबर 3 की बात करता हूँ मैं, परिभाषा। परिभाषा कभी भी मेरे दोस्त उसका कामा पाई पॉइंट नहीं चेंज किया जा सकता, पॉसिबल नहीं है कभी। और जो माननीय सरकार का काउंटर आता है वो ये कहते हैं कि हमारे विशेषज्ञ जो हैं, निर्माणकर्ता जो हैं प्रश्नों के, वो बच्चों की तार्किक क्षमता को चेक करने के लिए प्रश्न को ऐसा बना दिया है। अब जरा सोचिए कि जब ऑलरेडी 5 प्रश्न तर्क शक्ति के रखे गए हैं सिलेबस में, पेपर में, तो आपको 6वां बनाने की क्या जरूरत? और बनाया तो बनाया, आपने गलत बनाया, परिभाषा गलत। तो इसका मतलब परिभाषा में कभी आप फेरबदल
नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब ऑलरेडी 5 प्रश्न है तर्क शक्ति के, तो छठवां लगा के आप काउंटर में क्या साबित करेंगे। बात करते हैं हम आपके 5वें प्रश्न का। हमें लगता है ये प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ आप पॉइंट कामा इन्वर्टेड कामा चेंज नहीं कर सकते। संविधान सभा की मैं बात करता हूँ, इस पे 50-50 के लोगों ने चांस बनाए थे। आरटीआई राजेंद्र प्रसाद को सही मानती है। कुछ पीसीएस लेवल के प्रश्न आयोग के जो पेपर्स हैं वहाँ भी आप देखेंगे 2 टाइप्स के प्रश्न हैं, वहाँ भी ये चीज़ें हैं। तो ये आर्गुमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा माननीय अधिवक्ताओं के कि इस पे किस प्रकार से ब्रीफिंग करा के आर्गुमेंट करा के इस प्रश्न को सॉलिड बनाया जा सकता है। आरटीआई राजेंद्र प्रसाद इसको मानती है, आरटीआई हमारे पास है। तो ये चीज़ हो गई। सामाजिक प्रेरक बीटीसी की बुक उठा के देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा प्रेम स्नेह वो चीज़ें, ठीक है। और डिस्लेक्सिया जो है ये इन्हीं के द्वारा जूनियर लेवल में पूछा गया है। तो यहाँ से ये 6 प्रश्न भी जो हमने आपको आपके डैशबोर्ड पे आपके दिख रहा है, ये सारे के सारे सॉलिड हैं, किसी में कोई कमी नहीं है। और हमें लगता है कि इन्हीं प्रश्नों पे बहस भी करानी चाहिए जिनके आपके पास प्रूफ। डिस्लेक्सिया का प्रूफ तगड़ा है, पेपर इनके खुद के टेट के पेपर लगाए गए हैं। सामाजिक प्रेरक की बीटीसी जो इनकी संस्था द्वारा चलाई जाती है वो किताबें लगी हैं। संविधान सभा की आरटीआई मौजूद है। परिभाषा में आप कुछ नहीं कर सकते, इसकी कुछ फॉरेन की किताबें भी हैं, उसमें भी आपको मिल सकता है ये चीज़ें। प्रति व्यक्ति आय आसानी से आप पा जाएंगे। इंटरमीडिएट की किताब में रखा गया रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति की हमने बात बताई जिस पे आप तर्क लगा सकते हैं। और नाथ संप्रदाय तो सॉलिड है ये, इसका अभी भी जल्द में आप लोगों ने देखा होगा कि डीएसएसबी का किसका पेपर था जो आप लोगों ने ग्रुप में भेजा था, वहाँ ये चीज़ें चल रही थी। तो अब बताइए महोदय कि मुझे लगता है कि इन प्रश्नों से बेहतर अगर कोई प्रश्न हो तो बताएं। हमारी तैयारी बेहतर है। हम बेबस किस लिए हैं कि लखनऊ से बार बार काउंटर मांगा गया, लेकिन माननीय सरकार का काउंटर आया था नहीं। लास्ट ऑर्डर उठा के पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे लिखा होगा ऑर्डर में नो मोर टाइम। आर्गुमेंट करने की बात कही गई थी, तब तक कोविड आया जिसकी वजह से छुट्टियाँ हो गई और उसी के चक्कर में अभी भी मामला पेंडिंग पड़ा रह गया। तो इलाहाबाद डबल बेंच की अगर मैं बात करूं तो जो सिंगल बेंच में था सेम काउंटर उठा करके कॉपी किया गया था, लेकिन वहाँ जो भी टीमें लड़ रही थी उन लोगों ने जो भी किया वो बात की बात है, बात गई तो समझिए कुछ मतलब ही नहीं उसका। अब हमें इंतज़ार है डबल बेंच में कि डबल बेंच में क्या होगा। हम इन प्रश्नों के इन तैयारियों के साथ तैयार हैं। हमारे पास आरटीआई है, बुक्स हैं, सारे प्रूफ्स हैं। हाँ, सवाल ये है कि आरटीआई और प्रूफ्स को सोशल मीडिया पे ऐसे हम वायरल तो कर नहीं सकते, ये लीगल प्रोसीजर है नहीं। वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो माननीय अधिवक्ता की चैम्बर में होती हैं, उनके पास सबमिटेड होती है, वहाँ से हम निकालते नहीं कि आपको वहाँ से लाया जाए, प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ग्रुपों के माध्यम से बताया जाए चलो इसका ये सॉलिड प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ यही सारी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। बाकी अब आप लोग अगर समझ में आया हो कि नहीं सही है, हम सही कह रहे हैं तो बेहतर है। अगर ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, मैं मिलता रहूँगा, हमेशा आपके बीच में उपस्थित रहूँगा ऐसे सवालों के जवाबों के साथ और विशेष प्रकरणों के साथ। और एक बात यह है कि हमारी बातें लोगों को कड़वी भी लग जाती हैं, पता नहीं क्यों, शायद कभी कभी सच बोल देते हैं इसलिए। तो मिलूँगा मैं फिर आप लोगों के बीच में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।